हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन बढ़ने की प्रॉब्लम के बारे में। फ्रेंड्स, क्रिएटिनिन अगर आपके ब्लड में काफ़ी लॉन्ग समय तक बढ़ा रहता है तब ना सिर्फ आपके किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि आपके शरीर के अनेक बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में जानेंगे कि जो क्रिएटिन होता है ये किससे बढ़ता है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है, बिना टेस्टिंग के आप कैसे जान पाएंगे कि आपके शरीर में क्रिएटिन बढ़ा हुआ है, और साथ के साथ इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। पूरी डिटेल में हम समझेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि क्रिएटिनिन होता क्या है। तो क्रिएटिनिन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर में ही बनता है। तो क्रिएटिनिन बनता है क्रिएटिन से। अब ये जो क्रिएटिन होता है ये हमारे लिवर में भी बनता है और इसको हम बाहर से भी लेते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में होता है। स्पेशली जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसको लोग अपनी मसल बिल्डिंग, अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी क्रिएटिन होता है। तो क्रिएटिन को हम लेने के बाद या लिवर में बनने के बाद ये हमारी मसल्स में जा कर के रहता है, और जब हम मसल्स को यूज़ करते हैं तब वो उस मसल्स को एनर्जी देने के लिए यूज़ होता है। एक बार आपने क्रिएटिन को यूज़ किया तो वो क्रिएटिनिन में बदल जाता है। मतलब जितना आप क्रिएटिन को यूज़ करेंगे, इतना अपने मसल्स को यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी शरीर में क्रिएटिनिन बनता है। अगर आपकी किडनीज हेल्दी है तो उस क्रिएटिन को छान के बाहर निकालती रहती हैं। लेकिन अगर यही क्रिएटिनिन का लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जो कि नॉर्मल लेवल होता है 0.6 से लेकर 1.2 mg तक होता है, ये नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तब आपकी किडनी पे दुष्प्रभाव आने लगते हैं, आपके शरीर के अन्य ऑर्गन्स पर भी इसका असर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे कि जो क्रिएटिनिन होता है ये किन किन चीज़ों से हमारे शरीर में बढ़ सकता है। तो पहली चीज़ जिससे हमारे क्रिएटिनिन बढ़ता है, पहली चीज़ वही है जो हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं, क्रिएटिन फॉर्म में लेते हैं। तो जो लोग भी हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं या जिमिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हैं, उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग जितना वो एक्सरसाइज करते हैं, जितनी वो कैलोरीज बर्न करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस हेल्थ सप्लीमेंट को लेना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे कि किडनी फेलियर के या किडनी डायलिसिस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। उसमें ये एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी बन रहा है कि लोग बिना जाने समझे सिर्फ सोशल मीडिया से या लोगों से सुन सुन कर के ये बॉडी बिल्डिंग की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब ना अपनी एज, ना अपनी बॉडी वेट, ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत ध्यान में रखना है अगर आप लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, 2-2 3-3 घंटे तक हम बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, मसल्स लगातार एक्टिव फॉर्म में हैं, लगातार मसल से जो है क्रिएटिनिन बन रहा है, तो उससे भी आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और करते हैं जो जिमिंग करते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, उतना ज़्यादा प्रोटीन की जो आपके शरीर की ज़रूरत नहीं है वो स्टोर हो जाती है या क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, एनिमल फॉर्म से जो आपको प्रोटीन मिलता है, चाहे वो एग्स ले रहे हों, चाहे वो मिल्क ले रहे हों, चाहे वो पनीर ले रहे हों या मीट ले रहे हों, फिश ले रहे हों, इन सब चीज़ों में भी बहुत एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। तो अगर आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं प्रोटीन का, जितनी आपके शरीर की ज़रूरत नहीं है, तभी भी आपके ब्लड लेवल्स में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आपके शरीर में पानी कम जा रहा है, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, किडनी पे लोड ज़्यादा आ रहा है, किडनी जिस चीज़ को छान रही है उसमें क्रिएटिनिन ज़्यादा आ रहा है, उससे भी आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो रीजंस हो गए कि आप ज़्यादा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन ले ही ज़्यादा रहे हैं या क्रिएटिनिन उसका ज़्यादा निकाल नहीं पा रही है। अब हम सिम्टम्स की बात अगर करें कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे आपको अगर आपके क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं। सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है क्रिएटिनिन में कि जो आपका यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगता है। जितना आप पानी पीते हैं उससे आपको पेशाब बहुत कम आता है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा हो गया कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आपको सांस लेने में खींच खींच के सांस लेनी पड़ती है या बेचैनी से होने लगती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है क्रिएटिनिन बढ़ने का। उसके अलावा क्योंकि किडनी जो है सही से छान के बाहर नहीं निकाल पा रही है, यूरिन आपका कम हो रहा है, मतलब फ्लूइड आपकी बॉडी में ही इकट्ठा हो रहा है। अब ये फ्लूइड कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आपकी बॉडी में? सबसे पहले आपके फेस पे आएगा। फेस पे आपकी स्वेलिंग आ सकती है, स्पेशली अंडर आईज में नीचे आपकी स्वेलिंग फूला फूला सा लगेगा। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो नीचे आपको इस एरिया में आपको सूजन महसूस होगी। इसके अलावा आपकी कलाइयों में, ये आपकी कलाइयों में आपको आ सकती है सूजन, आपके घुटनों में आ सकती है और आपके एंकल्स में भी सूजन आ सकती है। इसके अलावा जिनके क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं उनको फटीग बहुत रहता है,
क्योंकि आपके ब्लड में कोई ऐसी चीज़ बढ़ी हुई है जो आपके शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए था, उसी के कारण आपको फटीग लगेगी। दिन भर आपको थका-थका सा महसूस होगा, आपको हर वक़्त सोने का मन करेगा, लेथार्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन फिर भी आप सो नहीं पाएँगे। इसके अलावा बैकएक बहुत ज़्यादा रहती है। जिन लोगों का क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, किडनी पे लोड रहता है, उनको किडनी क्योंकि हमारी ज़्यादा बैक साइड में रहती है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो इसके कारण आपको बैकएक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों को नाउज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत भी देखी जाती है। तो अगर आपको कभी किडनी की समस्या रहती है, आपका जो क्रिएटिनिन का लेवल है बढ़ा रहता है और आपको अचानक से नाउज़िया या वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएँ। क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये सिग्नल दे रहा है कि आपका जो क्रिएटिनिन है वो अलार्मिंग लेवल पे पहुँच गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स हैं जिसको आप पता कर सकते हैं कि आपके क्रिएटिनिन लेवल हो सकता है कि बढ़े हुए हों, स्पेशली उन लोगों में जिनके जिनके पास किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है। फ्रेंड्स इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि कैसे हम जो क्रिएटिनिन के लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़े हुए हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेंगे तो वो उसका भी असर हमारी किडनी पे ही आएगा और किडनी ऑलरेडी डैमेज में है, किडनी ऑलरेडी डेंजर में है। तो सबसे पहली चीज़ हमको करनी है कि जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम रहता है, उनको पेन किलर्स लेना बंद करना होगा। किसी भी तरह का पेन किलर अगर हम लेते हैं तो सबसे उसका असर जिस पे जाता है वो है लिवर और लास्ट में किडनी पे आता है। तो पेन किलर्स आपको लेना बंद करना है, स्पेशली अगर आप सेल्फ लेते हैं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप किसी भी बात के लिए पेन किलर उठाकर ले लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। इसके अलावा अगर आपके क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, तब आपको प्रोटीन्स का इंटेक कम करना है, स्पेशली एनिमल प्रोटीन को कम कर देना है। आपको दूध, पनीर ये सारी चीज़ें बंद करनी है, मीट बिल्कुल बंद कर देना है, अंडे आपको नहीं लेने हैं, ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको करनी हैं, ये सिर्फ़ ना क्रिएटिनिन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि हर एक बीमारी जो आपके लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई है। हम सभी देखते हैं कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम है या क्रिएटिनिन बढ़ने की प्रॉब्लम है, ये ज़्यादातर शहरों में देखी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, चाहे वो रिफाइंड फ्लोर हो यानी मैदा हो, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो। तो आपको रिफाइंड शुगर यानी वो सफ़ेद वाली चीनी जो हम घर में रोज़ यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस कर देना है गुड़ से। अगर आप सुबह की चाय लेते हैं तो गुड़ की चाय लें और इसके अलावा आप जो नमक सफ़ेद वाला यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना बंद करके उसकी जगह पर सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट आपको यूज़ करना है। ये 2 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल में कर लेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे अपने आप को बचा सकते हैं या उन बीमारियों को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा अगर आप जिमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनथ एक्सरसाइजेज़ करते हैं, बिना किसी की सलाह के आप क्रिएटिन के मास बिल्डर यूज़ करते हैं तो उनको आपको बंद करना होगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो भी आपको बंद करना होगा, वो भी आपको स्टॉप करना होगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान है, वो है नींद। सबसे ज़्यादा आपको सोने की कोशिश करनी है, गहरी नींद में सोना है, क्योंकि जो हम सोते हैं तो हमारे जितने भी मेटाबॉलिक के प्रोसेसेस होते हैं, वो धीमे पड़ जाते हैं, धीरे हो जाते हैं, मिनिमम लेवल पे चले जाते हैं। जब हम सोएँगे तब हमारी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगी और उसके अंदर जितने क्रिएटिन होंगे वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इससे भी आपके ब्लड में जो क्रिएटिनिन के लेवल्स हैं वो कम हो जाएँगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ चीज़ें वो जो नहीं खानी है वो है बनाना यानी केला या ड्राई फ्रूट्स या बीन्स यानी बहुत ज़्यादा जो हैवी प्रोटीन वाली जो दालें होती हैं वो नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। जो आपको यूज़ करना है वो है हल्की दालें जो होती हैं जैसे मूँग की दाल या मसूर की दाल। वो सुपाच्य होती हैं, उनको दलिया खिचड़ी बना कर के आप खा सकते हैं। लेकिन राजमा, चने और जो बीन्स वगैरह होते हैं इनको आपको बंद करना होगा। इसके अलावा आपको जो यूज़ करना है वो है विटामिन सी वाले फ्रूट्स। हर फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बेरीज़ हों, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो ऑरेंजेस हो। तो अगर आपको क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, तब आपको रोज़ एक ना एक खट्टा फल आपको लेना है। आंवला भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज़, वेट लॉस तो ये हर बीमारी के साथ रहता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रीटमेंट होता है अगर बहुत टाइम तक आपको पता नहीं चलता है, बहुत टाइम तक आपको सिम्पटम्स पकड़ में नहीं आते हैं, आप किसी डॉक्टर के टच में नहीं आते हैं और काफ़ी टाइम के बाद ये क्रिएटिनिन का लेवल आपको पता चलता है, तो कहीं न कहीं आपकी किडनी को बहुत डैमेज कर चुका होता है।
तो आपको किडनी के डायलिसिस से बचाने के लिए या आपको किडनी के फेलियर से बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जिनको आप समय रहते यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम जो आगे आने वाली है उनसे बच सकते हैं। अगर हम बात करें एलोपैथिक प्रोसेस की, तो एलोपैथिक में कुछ मेडिसिन हैं जो आपको कुछ टाइम तक दी जाएंगी, और अगर वो स्टेज आगे बढ़ चुका है तब सिर्फ डायलिसिस के लिए एक रास्ता बचता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत सारे पेशेंट इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में वैसे तो कोई भी मेडिसिन, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो पेशेंट से एक्सटेंसिव में बात करते हैं, पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम कि मेरे क्रिएटिनिन बढ़े हुए हैं, मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी होगी, अगर पेशेंट ऐसे आके बोलता है तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि होम्योपैथी में जब तक हम पूरी डिटेल में जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं निकालते हैं, तब तक इसका मतलब ये हुआ कि उस बीमारी की जड़ में हम नहीं गए हैं। तो उस बीमारी की जड़ में जाने के लिए पेशेंट की पूरी डिटेल लेनी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी होती है। उसके अलावा कुछ और मेडिसिन जो साइड मेडिसिन होती हैं, जो एकदम से असर करेंगी और एकदम से क्रिएटिनिन के लेवल को कम कर देंगी, वो भी साथ में दी जा सकती हैं। लेकिन परमानेंट इलाज के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी है, जिससे एक बार आपका क्रिएटिनिन का लेवल कम होगा तो बार बार टेंडेंसी नहीं होगी कि वो ऊपर नीचे होता रहेगा। अब मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन होम्योपैथिक मेडिसिन जो मोस्टली दी जाती हैं क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए। सबसे पहली मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है क्यूप्रम आर्स। क्यूप्रम आर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जहां पर किडनी इनसफिशिएंट हो जाती है। किडनी से जो छन्नी का काम होता है, क्योंकि वो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो छान छान के जो गंदगी को बाहर करती है, अगर उसमें वो कामयाब नहीं हो रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन आउटपुट बिल्कुल कम हो गया है, साथ में यूरिया भी बढ़ गया है, सीरम क्रिएटिनिन के साथ साथ में सीरम यूरिया भी बढ़ गया है, और पेशेंट आके बताते हैं कि उनको एक अजीब सी पिक्यूलियर सी स्मेल आती है। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि उनको यूरिया जैसी उनको गार्लिक जैसी स्मेल आती है यूरिन से। तो ऐसे सिम्पटम्स में हम क्यूप्रम आर्स दे सकते हैं, और क्यूप्रम आर्स को मोस्टली हम 3x पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है क्यूप्रम एसिटिकम। ये मेडिसिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जिसके अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, और पेशेंट बिल्कुल ब्रेथलेस फील करता है, उसकी पल्स बहुत रैपिड हो जाती है, उसको सूखी सी खांसी सी आने लगती है, और पेशेंट को ठंड सी लगती है। तो अगर क्रिएटिनिन के लेवल्स एकदम से बढ़ गए हैं, उसको कम करना है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, और इंस्टेंटली ये क्रिएटिनिन के लेवल्स को कम करती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है ईल सीरम। इसको सीरम एंगुनेल भी बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए बहुत मशहूर भी है, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी रहते हैं। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपकी किडनी का इन्फेक्शन भी हो चुका है, साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ चुका है, क्योंकि ब्लड प्रेशर किडनी की प्रॉब्लम के साथ हमेशा जुड़ा ही रहता है। तो ऐसे सिम्टम्स में ईल सीरम देते हैं। ईल सीरम एक रेगुलर मेडिसिन भी है जिसको हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ ऐड करके देते हैं, जो कि क्रिएटिनिन के लेवल को या किडनी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है। इसके अलावा एक मेडिसिन और आती है फ्रेंड्स, वो है टेरेबिंथ। टेरेबिन का मेन काम सिर्फ किडनी पे या किडनी से रिलेटेड ऑर्गन्स पे होता है, चाहे वो ब्लैडर हो, चाहे वो यूरिथ्रा हो, चाहे वो जो किडनी के जो स्ट्रक्चर होता है उस पे काम करने वाली मेडिसिन है। अगर यूरिन में म्यूकस आता है, यूरिन में ब्लड आता है, या पेशेंट पेशाब करने के टाइम पे कहता है उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है, ऐसे सिम्टम में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यूरिन पास करने के टाइम पे यूरिन काफ़ी फ्रोदी होती है, बहुत ज़्यादा स्मेली होती है, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। ऐसे केसेस में टेरेबिन बहुत यूज़फुल है। टेरेबिन को मोस्टली 30 पोटेंसी में लिया जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें जो आती है इन प्रॉब्लम्स में, यानी क्रिएटिनिन की प्रॉब्लम में, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी मेडिसिन है जिनको ये प्रॉब्लम्स रात में बढ़ती है। उनको हमेशा ऐसा घबराहट जैसा महसूस होने लगता है, पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, या पसीना आने लगता है, फेस पे स्वेलिंग आने लगती है, सब कुछ जब रात में होती है प्रॉब्लम। पेशेंट बिल्कुल सो नहीं पाता है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद यहाँ-वहाँ चहलकदमी करता रहता है, मेंटली बहुत परेशान रहता है, और साथ में थोड़े-थोड़ी देर बाद पानी पीता रहता है। ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम अगर रात में 12 से 1 बजे से 3 बजे के बीच में आते हैं, तब उन केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को दे सकते हैं, और आर्सेनिक एल्बम को मोस्टली 30 पोटेंसी में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और लास्ट मेडिसिन है आज के लिए, वो है कैंथारिस। फ्रेंड्स, कैंथारिस वहाँ पर काम आती है जहाँ पर जलन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम हो जाता है। पेशेंट कहता है कि उसको यूरिन कम आता है, बहुत प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, जलन के साथ स्टार्ट होता है। उन केसेस में कैंथेरिस काफ़ी उपयोगी मेडिसिन है।
इसमें कुछ चुभने जैसा दर्द होता है और पेशेंट यूरिन पास करने के टाइम पे बहुत डरता है। ऐसे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तब हम उसमें कैंथारिस दे सकते हैं। याद रखें कि इन सारे सिम्टम्स में आपके क्रिएटिनिन में मतलब ब्लड में आपके क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पेशेंट के सिम्टम्स को देख करके ही डिसाइड हो सकता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन सूट करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके क्रिएटिनिन के लेवल बढ़े हुए हैं तो काफ़ी टाइम तक इग्नोर नहीं करना है, और अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद करना है। क्योंकि क्रिएटिनिन अगर आपके बढ़े हुए हैं और आप काफ़ी लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं और आपके क्रिएटिनिन के लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं, तो किडनी को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकते हैं, जो कि इरिवर्सिबल डैमेज होता है। मतलब वापस आपको प्रॉब्लम सही नहीं हो सकती है, जो जो एक बार खतरा हो चुका है वो वापस नहीं हो सकता है। तो क्रिएटिनिन के लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकेशन स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रिएटिनिन बढ़ने के बारे में और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।